तो आज की क्लास में हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए स्टैंड करता है। जैसे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिफरेंट फोर्सेस में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ी थी, वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक सरफेस के अगेंस्ट दूसरा सरफेस स्लाइड करता है, सपोज ये दो सरफेसेस हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और ये सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पर एक रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स आ जाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको आप सॉलिड फ्रिक्शन बोल सकते हैं या दो सॉलिड सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन बोल सकते हैं। दो तरीके का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस टाइम्स एन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स एन होता है। तो अगर दो सरफेसेस केवल स्लाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं लेकिन एक्चुअली स्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और दो सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव एक्चुअली स्लाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, और ये म्यू के इनटू एन होती है। अगर ये दोनों सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की बजाय इनके बीच में एक फ्लूइड की लेयर आ जाए, जैसे ग्रीस, मान लो इनके बीच में एक ग्रीस की लेयर आ गई, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक ग्रीस की लेयर आ गई। अब अगर ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगे, सपोज ये v1 वेलोसिटी से मूव करता है, ये v2 वेलोसिटी से मूव करता है, और सपोज v1 v2 से ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगी। और जो ये ऊपर वाला सरफेस है, सपोज s1, नीचे वाला s2, तो s1 की वेलोसिटी s2 के रिलेटिव ज़्यादा है, तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी। ये फोर्स ग्रीस की वजह से लगेगी। और जो नीचे वाला सरफेस है उस पे ये ऐसी ही फोर्स आगे की तरफ लगेगी, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी ये होती है ईटा ए इंटू डी वी बाय डी एक्स, विच इन दिस केस विल बी, अगर इस ग्रीस की थिकनेस टी है तो दिस फोर्स विल हैव अ मैग्नीट्यूड ईटा ए v1 माइनस v2 बाई टी, ये f1 हो जाएगी। और अगर f2 लिखनी है तो f2 विल बी ईटा, आगे की तरफ ही होगी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही होगा। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो f1 वेक्टर फॉर्म को लिख सकता हूँ माइनस ईटा ए v1 माइनस v2 बाई टी, टी इज दी थिकनेस ऑफ द ग्रीस लेयर। और अगर f2 लिखनी है, f1 बाई टू और f2 बाई वन, तो ये हो जाएगी माइनस ईटा ए v2 माइनस v1 बाई टी। तो dv बाई dx का मतलब समझते हैं आप जरा ध्यान से। ईटा का मतलब समझ लेते हैं पहले। इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये ग्रीस की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ए हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। और dv बाई dx को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाई dx को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जरा ध्यान से समझना आप मेरी बात को, मैं केवल ग्रीस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। तो ग्रीस की एक लेयर ऊपर वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये v1 स्पीड से चल रही है। और इसकी नीचे वाली लेयर नीचे वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये v2 वेलोसिटी से चल रही है। तो ग्रीस की डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही हैं। सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रीस। And whenever we have a relative motion between the layers of a fluid, then an opposing force comes into picture. जिसको माइनस ईटा ए dv बाई dx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और dv बाई dx का क्या मतलब है कि अगर इस लेयर की वेलोसिटी v है और इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी फोर्स आ जाएगी, और dx इन दोनों के बीच का गैप है।
dv by dx को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्पेस में वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, कुछ पूछना किसी को इसमें? सर हाँ जी। सर आप ऊपर वाले डायग्राम पे जा सकते? सर हाँ जी बेटा। सर ग्रीस और ब्लॉक में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो सर ग्रीस के रिलेटिव कैसे मोशन हो रहा है उसके हिसाब से लगेगा ना? हम्म बेसिकली तो ग्रीस जो सर है, F2 ग्रीस की की। बोलो बोलो। तो सर F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ना, अगर ग्रीस के रिलेटिव देखे तो वो ब्लॉक V2 स्पीड से आ जाए। नहीं, आप ऐसे समझें ध्यान से कि ग्रीस की जो टॉप लेयर है, ये वाली लेयर ऊपर वाले ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में, एंड इट इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v1। ये उससे चिपक गई है, ठीक है। और जब ये उससे चिपक गई है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और इसके जस्ट नीचे वाली लेयर इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो दिस लेयर along with the surface S1 are experiencing a force in the backward direction F1। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर किसके साथ स्टिक कर गई है, नीचे वाले सरफेस के साथ। तो ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये और सरफेस तो चिपके हुए हैं एक दूसरे से। और अब इस लेयर के आगे जाने की वजह से, सॉरी, इस लेयर के स्लो होने की वजह से इसके ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। आप इन दोनों लेयर्स को ही सोचें बस, आप ज्यादा नहीं सोचें। आप सोचें एक लेयर ये, लेयर 1 और लेयर 2। तो लेयर 2 लेयर 1 को तेज चलने से रोकने के लिए उस पर बैकवर्ड फोर्स लगा रही है F1। और लेयर 1 लेयर 2 क्योंकि वो पीछे रह जा रही है तो उसको अपने साथ आगे ड्रैग करने के लिए उस पर फोर्स लगा रही है F2। और लेयर 2 जो है वो नीचे S2 के साथ चिपकी हुई है, इसलिए वही फोर्स मैंने S2 पे दिखा दी। ओके सर। क्लियर है? पक्का? नहीं सर, मतलब वो कन्विंस तो नहीं हुई मैं अभी तक, नहीं बट कन्विंस हुआ, और अच्छे से समझते हैं। ये S2, ये S1, ठीक है। और यहाँ पर है ग्रीस, एक लेयर ये रही ग्रीस की और एक लेयर ये रही ग्रीस की। अब S1 आगे जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये वाली लेयर भी आगे जा रही है v1 वेलोसिटी से। अगर मैं इस लेयर का, ये वाली लेयर का FVD बनाऊं, केवल इस लेयर का, तो इस पे क्या फोर्सेस लग रही हैं? ये आगे जा रही है v1 वेलोसिटी से, इसके ऊपर एक विस्कोस ड्रैग फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? नीचे वाली ग्रीस। किधर को लगा रही होगी? पीछे। पीछे की तरफ, F1। ये ग्रीस की लेयर इस सरफेस के साथ स्टिक की हुई है, सरफेस आगे जा रहा है v1 वेलोसिटी से, तो ये दोनों एक दूसरे से स्टिक की हुई हैं, तो इन दोनों के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स है। और ग्रीस की लेयर पे, अगर ग्रीस की लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से आगे जा रही है S1 के साथ, और उस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है F1 जो कि नीचे वाले ग्रीस ने लगाई, तो ये जो सरफेस है ये उस पे इतनी ही फोर्स आगे की तरफ लगा रहा होगा, तभी ग्रीस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। हाँ ये फोर्स किसने लगाई है? सर, ऊपर वाले ब्लॉक। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे इसका रिएक्शन लगेगा यस। इधर की तरफ। बोलो, हाँ अभी क्लियर है? तो सर ऐसे ही अगर नीचे वाले लेयर के बारे में सोचे तो वो F2 भी पीछे ही आ जाए।
अब S2 की बात करते हैं। S2 से के साथ एक ग्रीज की लेयर थी, और उस ग्रीज की लेयर, ये रही ग्रीज की लेयर, एफडी बना रहा हूँ ग्रीज की लेयर का। ये जो ग्रीज की लेयर है ये V2 वेलोसिटी से चल रही है और V2 V1 से कम है। ये जो F1 फोर्स है ये किसने लगाई है ऊपर वाली लेयर पे, लेयर 1 पे? लेयर 2 ने। बोलो बोलो। हाँ सर। तो हाँ लेयर 1 सर। लेयर 2 पे किधर फोर्स लगाएगी? आगे सर, अब ये ग्रीज की F2। लेयर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इस पे इतनी फोर्स पीछे लग रही होनी चाहिए, इस पे S2 ने लगाई, और बदले में S2 पे यही फोर्स आगे लग रही होगी। चलेगा? हाँ सर, समझा समझा। ठीक है अभी बिल्कुल। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? तो एक बार नजर मार ले, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे इसके बाद। कुछ नोट करने वाला रह गया हो? सर वो आपके अभी लास्ट डायग्राम नोट करनी थी सर। हाँ सर, हो गए। क्वेश्चन है एक, सपोज ऐसे एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा, इस पूरे इंक्लाइंड सरफेस पे एक ग्रीज की लेयर है, और इस लेयर की थिकनेस ए दी हुई है। इस लेयर की थिकनेस ए दी हुई है, और एक ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज लेंथ एल, मास एम, इसको रेस्ट से छोड़ दिया गया, और ये इस ग्रीज की लेयर के ऊपर स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा है ईटा, टी इज इक्वल टू 0 पे इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। आपने कैलकुलेट करना है कि ये ब्लॉक जब टी टाइम पर इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है जी।
हाँ जी, आंसर। सर 2 मिनट। दीक्षा का आंसर आया एक गलत है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस पे? प्रतीक्षा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ये। हर जगह भी इक्वल यू प्लस एटी नहीं लगा देते ऐसे। एक एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा, एक नॉर्मल और एक विस्कुअस फ्रिक्शनल फोर्स एफ। अगर इस समय इसकी वेलोसिटी v है, एफ की वैल्यू ईटा इंटू एरिया, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा v बाई ए। ऐसी फोर्स लगी होगी बैकवर्ड इस पे। तो अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन लिखूं डी वी बाई डी टी, तो इट विल बी नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस ईटा एल स्क्वायर बाई ए इंटू वी डिवाइडेड बाई मास। तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस ईटा एल स्क्वायर बाई ए एम टाइम्स वी आ जाएगी। ये जरा डरावना सा लग रहा है देखने में। इस डरावने से को मैं a माइनस बी इंटू वी लिख देता हूँ, वेर a इज अ कांस्टेंट g साइन थीटा एंड b इज अ कांस्टेंट ईटा एल स्क्वायर बाय ए एम। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दिस विल गिव यू dv अपॉन a माइनस बी वी इज इक्वल टू dt। और इंटीग्रेट किया जा सकता दोनों तरफ। वेलोसिटी की रेंज 0 से v टाइम 0 से t, ये हो जाएगा ln ऑफ a माइनस बी वी
0 से v इज इक्वल टू टी, माइनस बी से डिवाइड भी करना होता v के कॉफिशिएंट से, तो माइनस बी को राइट साइड में ले जाता हूं, तो ln ऑफ a माइनस बी वी लिमिट 0 से t इज इक्वल टू माइनस बी टी, दिस इज ऑफ ln ऑफ a माइनस, सर यहाँ पे v है लिमिट, एक बार v पुट करेंगे अपर वैल्यू, एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे, दिस गिव्स यू ln ऑफ a minus bv by a is equal to minus bt, and this gives you a minus bv by a is equal to e raised to power minus bt, and this gives you v is equal to a upon b into 1 minus e raised to power minus bt. देखिए ऐसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप पहले कभी आपने? सर कैपेसिटर की बिल्कुल, चार्जिंग में ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा होता है? 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस बी टी का ग्राफ, चार्जिंग वाला ग्राफ, ऐसा है ना? तो वेलोसिटी ग्रोज एक्सपोनेंशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव अ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? as t approaches infinity, e raised for minus bt will approach 0 and velocity will approach a by b. तो वेलोसिटी कभी a by b से ज़्यादा नहीं होगी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज a by b, और इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। कोई डाउट? इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा इसका? हाँ भी नकुल, कहाँ रह गया है? सर हम्म, हाइपरबोला। हाइपरबोला तो नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स को हाइपरबोला नहीं बोलते यार, डोंट कॉल इट एज अ हाइपरबोला। आप बोलो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। हाँ सर। एक्सेलरेशन इज a माइनस बी वी, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू निकाली थी a बाय बी माइनस a बाय बी ए रेस पर माइनस बी टी, तो ये हो जाएगा प्लस a बाय बी ए रेस पर माइनस बी टी। या फिर एक्सेलरेशन को dv बाय डी टी से भी कैलकुलेट किया जा सकता था। आपको डिफरेंशिएशन कंफर्टेबल लगती है तो आप वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये e रेस पर माइनस बी टी का ग्राफ, ऐसा भी देखा ना हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान, करंट का ग्राफ ऐसा आता है। इसको हाइपरबोला नहीं बोलते बेटा, इट इज एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सेलरेशन डीके इज एक्सपोनेंशियली टू 0, और ये कुछ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ ए आएगा ना, तो ए से एक्सपोनेंशियली डीके करते हुए 0 हो जाएगी, और ए की वैल्यू जी साइन थीटा थी। इनिशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगी और अल्टीमेटली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी।
कोई डाउट किसी को? हाँ जी हिमांशु। नो सर। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव करके बनाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शक्ल देख के इससे सजेस्ट करो कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा एक्सपोनेंशियल डीके का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा, अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। सर मैंने आपको भेज दिया है इमेज। देखता हूँ। काफी ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी 0 से बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जा रही है, तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होती जा रही है तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप 0 से इंक्रीज करते करते एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रही है। ऐसे डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब है कि एक्सटी ग्राफ इस स्लोप को अप्रोच कर रहा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा a बाई बी के बराबर होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए, then we have another formula which is Stokes law. यहाँ पे हम विस्कोस फोर्स की बात कर रहे थे। एक फ्लूइड की दो लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव अगर मूव कर रही हैं तो उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो एक थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। एक फ्लूइड है मेरे पास और ये फ्लूइड स्टेशनरी है, और इस स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। तो अगर इस स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर एक स्टेशनरी फ्लूइड है और उसके अंदर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो ये फ्लूइड के अंदर जब मूव करेगा तो इस पे एक ड्रैग फोर्स लगेगी। तो स्टोक्स लॉ सेज दैट दिस ड्रैग फोर्स is given by -6 पाई ईटा r इंटू वी। r हो गया हमारे इस ऑब्जेक्ट का रेडियस और ईटा हो गया हमारा सराउंडिंग फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पाई तो कांस्टेंट ही है। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर अगर मूव करता है तो सराउंडिंग फ्लूइड इसके मोशन को अपोज करता है और उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाता है।
तो दिस ड्रैग फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। वेलोसिटी डिपेंडेंट अपोजिंग फोर्सेस लगने से अगर आगे की तरफ फोर्स लग रही हो तो भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली स्पीड अप नहीं करता और उसकी स्पीड अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाती है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जहां पर भी ड्रैग फोर्सेस लग रही होती हैं वहां पे वेलोसिटीज इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रैग फोर्सेस हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहने की वजह से इंक्रीज करती जाएंगी जब तक कि वो सारी फोर्सेस को बैलेंस ना कर दें। तो इसलिए अगर आप किसी विस्कोस मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, जैसे पानी में, मान लो एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है, और आपने उसमें एक आयरन की बॉल ड्रॉप कर दी, तो वो आयरन की बॉल ड्रॉप कर दी तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग स्पीड से मूव नहीं करेगी। इसको मैं डिस्क्राइब करके दिखाता हूं। मोशन ऑफ अ बॉल, or you can say raindrop, falling through a fluid, और रेन ड्रॉप के केस में ये फ्लूइड सराउंडिंग एयर हो गया हमारा, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास ऐसे करके एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया। तो जब आपने इसको रेस्ट से ड्रॉप किया तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी दे विल बी mg एंड अ बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स हो जाएगी इसकी वॉल्यूम इनटू सराउंडिंग फ्लूइड की डेंसिटी इनटू जी। और ये कितनी इनिशियल एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो इट विल बी mg माइनस v रो जी डिवाइडेड बाय मास, दैट इज g इंटू 1 माइनस रो v बाय m। ऐसा हमने बायंसी में भी देखा, लेकिन ये हमेशा इस एक्सेलरेशन से नहीं गिरता रहेगा। अगर सराउंडिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा है तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते चलते नीचे पहुंच गया होगा और इसने कुछ स्पीड अटेन कर ली होगी v, तो इसके ऊपर अपार्ट फ्रॉम दी प्रीवियस फोर्सेस mg एंड v रो जी एक फोर्स और लगने लग जाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी 6 पाई ईटा आर वी, द विस्कोस ड्रैग फोर्स। और अब इसकी एक्सेलरेशन पहले से डिफरेंट आएगी। तो इसकी एक्सेलरेशन आएगी mg माइनस वी रो जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाय m, which can be written as a naught minus 6 pi eta r by m into v। जिसको मैं a नॉट माइनस b नॉट इंटू वी लिख लेता हूं। बन गई ना पहले जैसी सिचुएशन। इसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगी एज a नॉट e रेज टू पावर माइनस b नॉट t, और इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी a नॉट बाय b नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस b नॉट t। मैंने आंसर याद नहीं किए हुए, मैंने गेस किए हैं। मैंने गेस कैसे किए हैं, मुझे पता कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, तो v की वैल्यू आ गई a नॉट बाय बी नॉट। तो मुझे पता मेरे को v की फाइनल वैल्यू a नॉट बाय बी नॉट चाहिए, तो a नॉट बाय बी नॉट, और ये मुझे मालूम है कि ऐसा एक्सप्रेशन आता है 1 माइनस ई रेस पर माइनस बी नॉट टी। बी नॉट जो है वो v का कॉफिशिएंट है। एक्सेलरेशन एक्सपोनेंशियली डीके करेगी तो इनिशियल वैल्यू के साथ ई रेस पर माइनस बी नॉट टी लगा दिया। तो जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कोस मीडियम में फॉल करता है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है बिकॉज ऑफ द विस्कोस ड्रैग फोर्स। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यहाँ पे यस सर। ओके सर।
कोई क्वेरी किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है? ये वाली वैल्यू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी की हम निकाल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। और ए नॉट की वैल्यू कितनी थी? ए नॉट की वैल्यू थी जी इंटू 1 - v रो बाय एम। और बी नॉट कितना था? 6 पाई ईटा आर। मैं वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा लिख लेता हूँ, सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मान लेते हैं। क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, बताना जरा। आपने लास्ट में क्या बोला, आप रिपीट? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ और ए नॉट और बी नॉट की वैल्यूज पुट कर दी। ए नॉट मैंने लिखा था g1 - v रो बाय एम। बी नॉट हमारा 6 पाई ईटा आर को लिखा था हमने। और ऑब्जेक्ट को सॉलिड ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसको वॉल्यूम को, ये पता नहीं क्या वो लिख दिया मैंने ना, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। और वॉल्यूम को ये भी लिखने की क्या ज़रूरत है, वॉल्यूम को उसमें लिख लेते हैं ना डेंसिटी की टर्म्स में। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख देते हैं। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, कहाँ गुम हो गया था मैं कुछ शायद। तो 1 - रो बाय सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर, ऐसा सही लिखा है क्या? हाँ सर। मुझे कुछ गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चल नहीं रहा, मैंने कुछ गलती की है। हाँ, बी नॉट में एक एम बी आएगा। मैं भी कहूँ मुझे एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो बी नॉट में एक एम बी आएगा, तो दिस इज एम जी इंटू 1 - रो बाय सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है। चलें आगे, कोई डाउट?